जय हिंद एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप कि बढ़िया होंगे। तो चलिए थोड़ा हम लोग डीप में बात करते हैं कि ये जो अभी नेपाल का जो कंडीशन चल रहा है ना, जिसमें नॉर्मल से सरकार के डिसीजन ने एक प्रोटेस्ट को इतना बड़ा बना दिया और इतना भड़काऊ बना दिया कि एक यूथ की पॉपुलेशन ने, यूथ की पावर ने एक देश की सत्ता को, देश के जागीरदारों को, देश की जितने भी लोग देश को चलाने वाले थे, जो मंत्री थे, उनकी सत्ता से उनको उखाड़ के फेंक दिया इस यूथ की पावर ने। आइए थोड़ा हम लोग समझते हैं कि ये हुआ क्यों। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी आपको जो दिख रहा है ना नेपाल में, ये सारी चीज़ें क्या थी, तो अभी हम आपको छोटी सी कहानी समझाते हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें बता देंगे कि अभी नेपाल में हुआ क्या था। ठीक है ना, अभी देखो क्या हुआ कि सितंबर का जैसे महीना शुरू हुआ है ना, तो उसमें क्या हुआ कि जो नेपाल की सरकार थी, ठीक है ना, जैसे नेपाल की सरकार थी उसने 25 से 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बंद कर दिया। ठीक है ना, अब जैसे ये बंद हुआ ना, तो यूथ की नेपाल में जो है ना, यूथ की पॉपुलेशन आधे से भी ज्यादा है, यानी 70 से 80% जो है ना यूथ की पॉपुलेशन नेपाल में। अब आप ये सोचो कि यूथ की पॉपुलेशन से आप सोशल मीडिया बैन कर दिए। ठीक है, कुछ सोशल मीडिया चालू थी, लेकिन सोशल मीडिया मेन सोशल मीडिया यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें, गूगल सारी चीजें बंद कर दी। तो जैसे ही बंद हुआ ना, ये सारी चीजें मतलब यूथ के अंदर इतनी सारा विस्फोट डाली, ठीक है, कि वो सारे लोग सड़क पर आ गए। और ये नतीजा हुआ कि अभी के समय में जो सरकार थी नेपाल को चलाने वाली, अब वो नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें जो आपको दिख रही हैं वो अक्सर में है नहीं, और जो चीजें हैं वो आपको दिख नहीं रही हैं। तो थोड़ा हम लोग डीप में बात करते हैं कि ये चीजें हुआ क्या है और इसके पीछे मेन कारण क्या था और इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं, और इसकी जो एक पृष्ठभूमि, एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड इसका जो है ना वो क्या था, थोड़ा हम लोग समझते हैं डीप में। तब आपको थोड़ी ये जो कहानी चली है और अभी जो नेपाल में चला ना, उसके बारे में थोड़ा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ना। तो देखो जी, पहले हम लोग समझते हैं प्रोटेस्ट की असली मोड क्या है। तो भी आपको न्यूज में सुनाई दे रहा हो कि जो जनजीस है वो सड़क पर आ गई, जिसकी वजह से इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। तो इसके पीछे ना सबसे मेन कारण यह था कि नेपाल में 2015 के बाद तो संविधान आया। हमारे देश में 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और 1950 में हमारे देश में संविधान लागू हो गया। जब संविधान लागू हुआ तो सोचो आज 2025 साल, 1950 यानी कि 50 सालों हो गया, और 270 मतलब 75 साल हो गए हमारे संविधान को लागू हुए लगभग। ठीक है ना, तो इतना सालों से हमारा संविधान लागू है, हमारे आज भी डेमोक्रेसी हमारी। अब देखो हमारी डेमोक्रेसी कई बार तो लगता है कि पतन की तरफ जा रही है, कई सारी चीजें लगती है कि चलो बेहतर है। ठीक है, खैर उस पर हम लोग एक अलग ही उसका टॉपिक है, उस पर हम लोग कभी हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग अपने मेन मुद्दे से नहीं भटकते हैं, उस पर हम लोग नेपाल पे बात करते हैं। नेपाल में आपका कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ? 2015 के बाद। ठीक है ना, यानी 2015 से पहले क्या था उसमें राजशाही तंत्र यानी मोनार्की सिस्टम था, जिसमें कि राजतंत्र था, यानी कि जो भी देश की पॉपुलेशन होगी उसे मिनिस्टर यानी पब्लिक के द्वारा जो चुना गया नेता उन्हें लीड करेगा, बल्कि कोई राजा होगा उसे नेतृत्व करेगा। ठीक है, और भ्रष्टाचारी और नेपोटिज्म, यानी नेपोटिज्म मतलब ये होता है कि जो सरकार के लोग होंगे वो लोग अपने ही खास को वो सारी पावर्स दे देंगे, आम लोगों को मौका ही नहीं देंगे। ये सारी चीजें थी। और सबसे मेन है करप्शन। अभी के समय में जो सबसे मेन बात चली ना वो है करप्शन। ठीक है, जो सोशल मीडिया का ये सारी चीज लग रही है ना कि सोशल मीडिया बैन हुआ, ये आक्रोश इतना बढ़ गया और ये इतना बड़ा विस्फोट कर गया ये प्रोटेस्ट। आखिर ये जो चीज़ें हैं ना वो रिलेटिव में है ही नहीं। ये भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, यानी कि मतलब ये होता है कि मतलब पॉलिटिकल इशू इस कंट्री में बहुत ज़्यादा थे। ठीक है ना, और करप्शन, ये सारी चीज़ें एक बुनियादी ढांचा थी। ठीक है, जो एक मोड़ ले रही थी एक बड़े प्रोटेस्ट का। अब इसको जरूरत था सिर्फ एक चिंगारी की, और सरकार ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी ये कह के कि हम पूरे देश से सोशल मीडिया ऐप्स को बंद करते हैं। तो 25 से 26 जैसे सोशल मीडिया ऐप को बंद किया, पूरे देश में आक्रोश फैल गया। और जिस देश में यूथ की पॉपुलेशन इतनी भयानक हो, ठीक है, जिस देश में आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन यूथ की हो, उस देश में अगर आप सारी सोशल मीडिया को बैन करते हो उसको छोड़ के, तो ये बड़ा आक्रोश लेना ही था और वही हुआ। और जो भी पार्टी थी उसको उसको अपनी सत्ता छोड़कर भागना पड़ा। ये था असली प्रोटेस्ट का असली कारण था। ठीक है ना, और ये जो जेंजिस ऐप बंद हुआ, जेंजिस है, ये सिर्फ माचिस की तिल्ली का आग था। ठीक है, पीछे से ये सारी जो भ्रष्टाचार हो गया, ये सारी चीजें थी, वो एक पेट्रोल पहले से गिरा था उसमें। ठीक है, और जैसे ऐप बंद हुआ, ये सारी चीजें जो थी वो एक चिंगारी का रूप ली, और ये सारी चीज इतना प्रोटेस्ट के रूप में ये सारी चीजें इतना बड़ा भड़क गई। ठीक है, तो हम लोग आगे समझते हैं इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपको भी बता दिया। तो आगे हम लोग समझते हैं कि यूथ पावर यानी जेंजिस पावर। नेपाल की आधी पॉपुलेशन युवा थी। ठीक है, सोशल मीडिया की आवाज मंच बन चुकी थी, और बैन के सीधे और जैसे ही बैन हुआ, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर एक तमाचा लगा, तो जिसकी वजह से जो सारे यूथ थे वो सड़कों पर आ गए। ठीक है ना, अब हम लोग समझते हैं ये ट्रिगर और एक्सप्लोजन, आखिर ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट चिंगारी का रूप लिया कैसे। तो 4 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया ऐप बंद हुआ। ठीक है, जैसे बंद हुआ 8 सितंबर को थोड़ा प्रोटेस्ट चला। ठीक है, पहले शांतिपूर्ण से हुआ, फिर आक्रोश में आ गया। ठीक है, 19 लोगों की हत्या हुई। ये प्रोटेस्ट हिंसक रूप ले लिया। तो जैसे हिंसक रूप ले ना, तो केपी शर्मा ओली ने अपना इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और राजनीतिक संकट यानी कि वहाँ पर सारी चीज उस सत्ता को उखाड़ फेंक दिया गया। ठीक है, और वहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे नेपाल के, उनकी पत्नी को जिंदा जला दिया गया। मतलब इतना भयानक ये प्रोटेस्ट ये रूप ले लिया था। ठीक है ना, तो अभी जो करंट सिनेरियो है ना वो अभी भी आंदोलन जारी है, और तब तक जारी रहेगा जब तक नेपाल को एक नए चेहरे के रूप में उनका प्रधानमंत्री ना मिल जाए। और ये ज्यादातर ये हो सकता है कि नेपाल में जो प्रधानमंत्री बनेंगे ये यूथ की जो
यूथ का पावर इतना ज़्यादा था कि ये सारी चीज़ें एक सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया। तो समझो कि अगर कोई प्रधानमंत्री निकलेगा तो इन्हीं के विचारधारा वाला कोई ना कोई होगा, इन्हीं की आइडियोलॉजी से कोई ना कोई जो मैच करेगा वही आएगा। तो ये चांसेस हैं कि आने वाले समय में हमें नेपाल में एक नया चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में दिखेगा, और ये जाहिर सी बात है, ठीक है ना। अब मुद्दा सोशल मीडिया नहीं रह गया, ठीक है, बल्कि भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता और बेरोजगारी का मुद्दा। ये मुद्दा यही था, ठीक है, कि बल्कि भ्रष्टाचार, ठीक है, राजनीतिक अस्थिरता और बेरोजगारी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, ये यूथ के बीच में था, ठीक है। तो इसमें चिंगारी का काम किया गया, तो सरकार ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारा, ऐप बंद किया, तो जिन सड़क पर आ गए और ये सारी चीज जो कांड हुआ वो हो गया, ठीक है। अब आप समझ रहे हो केपी शर्मा ओली थे ना, इतना जो साफ चेहरा आपको दिखता है, ये केपी शर्मा ओली अभी आप समझो कि ये अपनी सत्ता को बचाने के लिए एंटी इंडिया का रूप धारण किए थे, ठीक है ना। मतलब कि ये क्या, कभी काला पानी का भी बात कर देते थे, कभी इंडियन को वायरस कर देते थे। कोरोना का जब समय चला तब बोल रहे थे कि कोरोना वायरस से भी ये सब खतरनाक है इंडियन वाले, तो समझ रहे हो, ये इतनी खराब टिप्पणियां भारत पे करते थे। बाकी अभी तो बुढ़ऊ अपने जगह पर है भी नहीं, अपनी सत्ता से उखाड़ फेंक गए, ठीक है ना, इनका हश्र यही होने वाला था। तो ये सारी चीज़ें थी नेपाल के बारे में। अब देखो नेपाल में अभी जो करंट सिचुएशन है कि जितनी पुरानी सरकार थी केपी शर्मा ओली की, वो सारी चीज़ें हट गई हैं। अब सारी चीज़ें जैसे ही हट गई तो अब इसके बाद क्या था कि अब नई सरकार जब तक नई सरकार नहीं आती तब तक नेपाल को राह पे लाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। अब यूथ ही में से कोई बनेगा कि प्रधानमंत्री नेपाल का कोई बन जाए, नया नेतृत्व और नया नेपाल हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, नई सारी पॉलिसीज हमें देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें थी। और आप ये सोचो कि इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है। तो इंडिया के ऊपर नेपाल और इंडिया का बहुत बेहतरीन संबंध था, ठीक है। अगर केपी शर्मा ओली की वजह से ये सारी जो डिस्प्यूट थी ना, पॉलिटिकल डिस्प्यूट, कहीं किसी भी चीज़ में अगर राजनीति चीज़ घुसती है ना तो उसे खराब करके ही मानती है, ठीक है। क्योंकि इन नेताओं को सिर्फ वोट से मतलब होता है। बहुत सारे कम नेता होते हैं जो कि एक पब्लिक के वेलफेयर के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हमारे ही देश में देख लो, बहुत सारी ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों को नेताओं यूं झाड़ के चले जाते हैं। मतलब ये तो हकीकत है ना कि अभी बहुत फेमस दार्शनिक, बहुत बड़े फिलोसफर ने कहा था कि जब राजनीति से पढ़े लिखे लोग अपना पैर पीछे कर लेते हैं तो उन पर राज करने वाले अनपढ़ लोग ही होते हैं। और ये हकीकत है, आज भी हमारे देश में देख लो, बहुत सारी ऐसे कुछ नेताओं को छोड़ दिया जाए तो बहुत ऐसे जगहों पर आपको देखने मिलेगा ना, बड़े बड़े अधिकारियों पर ये अंगूठा छाप नेता अपना अधिकार जमाते हैं। और ये हकीकत भी आप इसे नकार नहीं सकते। ग्राउंड रियलिटी जब आप उतर के देखोगे तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो नेपाल से कुछ चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं कि भाई साहब, यूथ को कभी भी आप ऐसे अंडरएस्टिमेट मत करो, वरना अगर यूथ जागे ना तो यकीन मानो, फिर से मैं वही लाइन दोहरा रहा हूँ कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा लिखता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ठीक है ना। यूथ की इतना बड़ा ताकत होती है और साथ हम लोगों ने यूथ के दर्शन ही कर लिए, यूथ की पावर का दर्शन कर लिया कि भाई यूथ की इतनी पावर है कि पूरे देश की पूरी सत्ता को उखाड़ फेंकने की हिम्मत रखती है यूथ की जो पावर है ना। तो कभी भी इनको अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और अब देखो नेपाल में जो भी चीज़ें जो हुआ, लेकिन अभी आप सोचो ना, जो इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ा है कि जैसे कि किसी भी दो देशों में जब जाया जाता है ना तो उस दूसरे देश से वीजा का अप्रूवल लिया जाता है, ठीक है, कि हम आपके वीजा लिया जाता है कि हम आपके देश में आ सकते हैं कि नहीं। तो वो देश हमें ये मंजूरी देता है कि आप आ सकते हैं कि नहीं, तो उसे हम लोग वीजा कहते हैं। तो वीजा दे देता है तो ये कन्फर्म हो जाता है कि आप आने योग्य हैं, तो आप आ जाइए। तो ये जब भी आप अपने देश को छोड़ के जाओगे तो सारे देशों में ऐसा लगता है। लेकिन नेपाल एक ऐसा देश था कि हम लोगों को वीजा की कोई जरूरत नहीं थी। हमारे यहाँ से लोग बॉर्डर पार कर लोग चले जाते थे, कई लोग की शादियाँ भी हो जाती थी, ठीक है, जिसकी वजह से एक व्यापार का भी, ट्रेड का भी एक अच्छी खासी इनकम भी जनरेट होती थी। वहाँ की जो यूथ थी, यहाँ की जो पॉपुलेशन थी, उनको भी रोजगार का साधन इंडिया में मिलता था। नेपाल में भी कुछ लोग जाते थे, अपने काम को अपने कारखाने को मिलाते थे। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट पड़ेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ हमें ये सीखने को मिलती है कि कभी भी यूथ की पावर को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए और गलत का अंत होता है। राजशाही तंत्र था, नेपोटिज्म था, ये सारी चीज़ें जो नेपाल में चल रही थी, इतनी सारी जो चीज़ें पेट्रोलियम की तरह थी, जैसे कैसे इसने विस्फोट का रूप ले लिया। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मिलते किसी अगली वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।